तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। और नई क्लास में हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919। पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल में विस्तृत रूप से ये पढ़ाया था मैंने। अभी हम साइमन कमीशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन साइमन कमीशन स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू ज़रूर हम लेंगे सारी चीज़ों का कि साइमन कमीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं और साइमन कमीशन के आने से पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से साइमन कमीशन आया, और आने के बाद क्या क्या होगा उसका एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, हमारा जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI 1919, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा। इससे बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए थे जो आज तक भारत के इतिहास में कभी हुए नहीं थे। तो ये इतना बड़ा, इतना विस्तृत और इतना विशाल काय एक्ट था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई अब हमने इतना भयंकर मॉडिफिकेशन किया है भारत की सारी पॉलिटी में, भारत की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उसमें, तो ये ठीक से हुआ नहीं हुआ। इसके लिए हम 10 साल बाद में एक कमीशन गठित करेंगे। कमीशन का मतलब 2-4 आदमियों को बैठाएंगे, उनको बोलेंगे जाके चेक करो जो हम करना चाह रहे थे इस एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जो काम हम करना चाह रहे थे, क्या वो काम सच में हो पाया या फिर नहीं। तो वो चेक करने के लिए कौन आएगा? वो आएगा साइमन कमीशन। अब आप बोलोगे भाई इसका नाम साइमन कमीशन ही क्यों है, इसका नाम जॉन कमीशन क्यों नहीं है, इसका नाम हैरी कमीशन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जो इसका हेड था ना, प्रमुख, कमीशन कोई भी होता है उसमें मान लो 10 मेंबर है, ठीक है, 7 मेंबर है, 8 मेंबर है, तो उन 8 मेंबरों में एक आदमी उनका हेड होगा, चेयरपर्सन जो होगा, है ना। तो वो था साइमन, जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन नाम था इसका, लास्ट नेम था साइमन, तो इसी वजह से इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। अब ये कमीशन भाई बनाया गया किस लिए? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया 1919 वो सही से काम कर रहा है या नहीं, इस पे ये जांच कर सके, इसकी इंक्वायरी कर सके, और उसके अलावा ये अंग्रेजों की सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सुझाव भी दे सके कि और क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हम और अच्छी कर सके भारत की, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बनाना चाह रहे हैं, भारत के लिए जो भी सुधार करना चाह रहे हैं, उनमें और क्या सुधार हमें करने चाहिए, ये सुझाव भी देगा और ये देखेगा भी कि 1919 का एक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कमीशन क्या करेगा फिर? ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट देगा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, और उस रिपोर्ट के आधार पे व्हाइट पेपर पब्लिश होगा। व्हाइट पेपर अभी पब्लिश नहीं होगा, रिपोर्ट बना के देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ठीक है, BG, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को लेगी, इस रिपोर्ट को लेके वो क्या करेगी? वो बोलेगी कि भाई ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन रिपोर्ट से थोड़ी कुछ होता है, रिपोर्ट पे विचार विमर्श भी करना पड़ता है, यानी कि डेलिब्रेशन भी होगा। रिपोर्ट पे बुलाया जाएगा बहुत सारे लोगों को और बातचीत की जाएगी, भाई इस रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी गई, तो अब इसके लिए हम क्या करें, क्या क्या सुधार हमें करने चाहिए। तो वो विचार विमर्श करने के लिए किसको बुलाया जाएगा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसको गोलमेज सम्मेलन भी बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज का मतलब कुछ नहीं है, अंग्रेजों के सिस्टम होता था पहले कि एक गोल टाइप की टेबल बनाई जाती थी और ऐसे लोग बैठते थे, 1 2 3 4, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखा कभी रीजनिंग में? वही सिस्टम था कि यहाँ पे गोल राउंड टेबल पे सब बैठ जाते थे और बीच में एक बैठ जाता था, वो लिखता था, जो लोग बोल रहे हैं उस सारी चीज़ों को लिखता था, नोट करता था, और ऐसे एक कॉन्फ्रेंस होती थी, बैठ के विचार विमर्श होता था कि भाई हाँ ये लिखा हुआ रिपोर्ट में, बताओ हम क्या करें। तो बहुत सारे लोग बैठ के बस क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और कुछ इतना खास इसमें है नहीं। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई टोटल, 3, है ना। इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। ये ब्रिटेन में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इनमें भारत के राजाओं को भी बुलाया गया। भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी तब तक, उसके प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भी गए थे, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने गए थे भारत से भी, और अंग्रेजों की सरकार में ब्रिटेन से भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। पूरी एक मस्त BR अम्बेडकर भी जो है जाके शामिल हुए थे। तो बहुत मस्त एकदम कॉन्फ्रेंस हुई थी, बढ़िया एकदम। 3 बार तक पार्टी चली थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी, 3 साल चली थी शायद, बढ़िया एकदम टकाटक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फिर उसके बाद में जो निष्कर्ष निकलता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, उससे निकाला जाता है एक व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर, अब इसको व्हाइट पेपर नाम दे दिया, इनके पास नाम खत्म हो गए थे सारे, तो इन्होंने बोला कि ये कागज हम जो निकाल रहे हैं कॉन्फ्रेंस के बाद, इसको क्या नाम देते? बोले यार ये व्हाइट है तो इसको व्हाइट पेपर बोल देते हैं, ना। तो व्हाइट पेपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में निकला, और इस व्हाइट पेपर की सहायता से एक एक्ट बनाया गया जो कि बहुत बड़ा एक्ट था। उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये भाई ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट से बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया, जो हमारे संविधान में कॉपी पेस्ट किया गया इस एक्ट से, ये अंग्रेजों ने बनाया था। और ये 1935 का एक्ट बना किस वजह से? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। अब चलो शुरू से देखते हैं हम कि भाई देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया सबसे पहले, जो हमने कल पढ़ लिया एकदम डिटेल में। उसके बाद में वो एक्ट ठीक से काम कर रहा है नहीं, उस एक्ट को बनाते टाइम ही उसमें लिख दिया था कि हम 10 साल बाद में एक कमीशन भेजेंगे जो आके देखेगा कि हमने जिस उद्देश्य के लिए, फॉर द पर्पज फॉर विच वी मेड दिस एक्ट, इज दिस एक्ट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट।
हमारे गोल जो है वो सक्सेसफुल हो पाया नहीं, हम जो इससे अचीव करना चाहते थे वो हमें मिला या नहीं इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो उस सबको जांचने के लिए, उस सबको चेक करने के लिए साइमन कमीशन आता है। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष था, तो इस वजह से इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। और फिर वो साइमन कमीशन सारा चेक कर कुरा के, घूम फिर के, सारे देख दाख के कि भाई कैसे क्या सिस्टम चल रहा है भारत में, अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट को दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो रिपोर्ट लेती है, फिर बोलती है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हम बुलाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी एक गोल मेज बिठा देंगे, उस पर सब लोग बैठेंगे जो भी आएंगे इस मीटिंग में, और सबके साथ बैठ के चर्चा की जाएगी। क्योंकि अंग्रेज भाई कुछ भी करो, कितने कमीने हो, कितने निर्दयी हो, कितने हरामी हो, लेकिन अंग्रेजों का एक सिस्टम था कि दिखाते थे कि भाई हम तो सबकी बातचीत, सबकी सहायता से ही निर्णय लेते हैं, हम खुद किसी पे निर्णय थोपते नहीं। ये दिखाते थे, वो अंदर से बहुत खराब थे, क्योंकि भारत वालों पे इतने ज़्यादा उन्होंने अत्याचार किए कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और जो अपने उनके वो स्लेव होते थे, यानी कि जो उनके गुलाम होते थे, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक वो करते थे, लेकिन दिखाते थे। जब बड़े बड़े लोग इकट्ठे हो रहे, तब ये जब मीडिया इकट्ठी हो रही है ना, मीडिया आएगी वहाँ पे, ठीक है, पत्रकार आएंगे और रिपोर्टर्स आएंगे, उनके सामने ऐसा दिखाएंगे कि भाई इनसे सज्जन तो कोई आदमी नहीं है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सभी राजाओं को बुलाया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बुलाए हैं, और लोग आए हैं, सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सबकी सहमति से अंग्रेज तो फैसला लेते हैं, इसलिए अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला, उस पर एक व्हाइट पेपर निकाला गया। व्हाइट पेपर जो निकाला गया उसकी सहायता से फिर नया एक्ट बनाया गया, यानी सबके विचार, एक तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो जो सुझाव दिए उनको लेके, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लोगों ने जो सुझाव दिए, आपस में जो बातचीत में जो निष्कर्ष निकले, उनको सबको लेके व्हाइट पेपर बन गया। और व्हाइट पेपर से फिर नया एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि इस 1919 वाले की अपडेटेड वर्जन है ना। जैसे एंड्रॉइड में नहीं आता क्या, अपडेट आती रहती है, आईफोन में भी अपडेट आती रहती है, वैसे ये नया अपडेट होकर एक्ट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है अंग्रेज करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत भयंकर रूप से इस पर रिफॉर्म होने वाला है, और उन्हीं रिफॉर्म को हम इसमें देखेंगे। लेकिन अभी चालू करेंगे हम साइमन कमीशन के साथ में। तो चलो साइमन कमीशन पे हम चलते हैं और देखते हैं साइमन कमीशन ने भारत में आके क्या क्या गुल खिलाए। तो भाई देखो क्या बोल रहा है, इन नवंबर 1927 itself, that is 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairman of the Sir John Simon। इसने क्या बोला हुआ है कि 1927 में 2 साल पहले ही, यानी 2 साल पहले, क्यों बोला 1927 में, क्योंकि जब मैंने 1919 का एक्ट पढ़ाया था, जो कि जाके देखोगे भाई वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि इस एक्ट में लिखा हुआ था कि 10 साल बाद हम एक कमीशन करेंगे जिसको, जो आके इस एक्ट को जांचेगा कि एक्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। तो 1919 से 10 साल तो 1929 में होते हैं, लेकिन साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट कर दिया गया। तब ये बोल रहा है कि भाई 1929 से 2 साल पहले, यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया। और वो आके अब यहाँ पे देखेगा और घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा और देखेगा कि 1919 वाला एक्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, सर जॉन साइमन। सर कौन होता है, जो अंग्रेजों के अच्छे काम करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बढ़िया काम करते हैं, उनकी बढ़िया सेवा करते हैं, उनको ये उपाधि दी जाती है सर, ठीक है, हो गया। टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या कि 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, उसी को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मान रहे थे। और ये फिर देख रहे थे कि इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव जांचने के लिए, उस इंपैक्ट का असेसमेंट करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। अब भाई देखो इसमें समस्या क्या कर दी उन्होंने कि ये 7 मेंबर कमीशन था, शायद 7 मेंबर कमीशन था, साइमन कमीशन है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन और ब्रिटिश, जितने भी इसमें मेंबर थे सारे गोरे थे, यानी अंग्रेजों के देश के थे। तो भाई भारत वाले इस बात से चिढ़ गए कि भाई देखो कोई कमीशन आ रहा है भारत में, और वो आके क्या चेक करेगा कि भाई एक कमीशन भारत में आ रहा है जिसमें कुछ मेंबर है, और वो भारत में आके ये चेक करना चाहते हैं कि भारत के लिए हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया है, क्या वो भारत के लिए सही है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। और ये चेक करने के लिए कौन आ रहा है, ब्रिटेन से चल के गोरे आ रहे हैं, सारे के सारे गोरे आदमी उसमें। तो भारत के लोग चिढ़ गए कि भाई ये क्या चक्कर है, तुम हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो, हमारे देश का भविष्य निर्धारित कर रहे हो, और हमारे देश का कोई आदमी नहीं है उसमें। ये गोरे दूसरे देश से चल के आएंगे, ये जानते ना बांधते ना, कुछ पता नहीं इनको भारत के बारे में, ये हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। क्या तुम बेवकूफ बना रहे हो, आर यू किडिंग, क्या कर रहे हो भाई। ये चिढ़ गए सब, कांग्रेस बाकी दल सब चिढ़ गए, भाई ये क्या मतलब है, मजाक बना रखा है क्या, हमको इस कमीशन में जगह ही नहीं है, और तुम आके गोरे लोगों को भेज के तुम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करोगे कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तुम्हारी औकात कैसे हुई भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो चिढ़ गए सब लोग। जैसे ही ये सर जॉन साइमन ब्रिटेन चल के आया और इसका जहाज जैसे ही रुका और जैसे नीचे उतरा, इसको काले झंडे दिखा के एक ही चीज बोला गया, एक ही चीज जोर जोर से बोली सबने, और वो बोला साइमन गो बैक, यानी कि गोरे गोरे साइमन अंग्रेज वापस जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको, हम हमारा निर्धारण खुद कर सकते हैं, हमारे भाग्य का निर्धारण हम खुद कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि 1927 तक
कुछ ऐसे लोग भी उभर के आ चुके थे राजनीति में जो कि अंग्रेजों के धुर विरोधी थे, धुर विरोधी। और कांग्रेस आ चुकी थी। कांग्रेस सबसे पहले अंग्रेजों ने खुद ने बनाई थी इसलिए ताकि उनकी उनकी पक्ष लेने वाली भी एक पार्टी रहे। लेकिन धीरे धीरे उसमें ऐसे नेता आ गए जो अंग्रेजों के विरोधी हो गए। 1927 तक वो नेता बहुत मजबूत हो गए। तो साइमन जैसे आया तो बोला साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, जहां भी जाता उसको बोलते साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन भाई गोरे तुमको पता है ढीठ होते हैं। ढीठ अगर नहीं होते तो इतने सारे देशों पर राज कर पाते क्या ये? नहीं। लेकिन ये ढीठ है बहुत ज्यादा, तो साइमन नहीं गया। सबने गो बैक बोला, वो नहीं गया। उसने बोला भाई मेरे को तो तनख्वाह मिली है ऊपर, अपने राजा ने उनने दी है गवर्नमेंट ने, तो मैं तो अपना काम करके जाऊंगा। तो आया भाई, रिपोर्ट बनाई और बना के उसने तो दे दी। बोला भाड़ में जाओ, गो बैक, मैं तो नहीं जाने वाला। तो भाई लोगों ने बहुत बोला साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन बोला कौन साइमन, किधर का साइमन, किधर जाओ, अपन किधर नहीं जाएगा भाई। अपन तो अपने को जो काम करने के लिए भेजा गया ना वो काम करेगा और उसके बाद रिपोर्ट देगा, सीधा अपने बीवी बच्चों के पास जाएगा ब्रिटेन और आनंद लेगा वहां पे। तो बहुत ढीठ था, नहीं गया। और भाई 1930 में क्या किया? द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ डायरकी। तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और बोला कि ये डायरकी वाला जो सिस्टम है ना भाई, उसको हटाओ। जो डायरकी मैंने कल के 1919 के एक्ट में जो समझाया था, जो कि हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, कि जो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट वाला सिस्टम था ना, ट्रांसपोर्ट और रिजर्व का, जिसको समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया था। कल की क्लास नहीं देखी, बिल्कुल जाके देखना। ये देखो, ये रहा ट्रांसपोर्ट और रिजर्व का। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को जो बदला गया था, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट बनाए गए थे, रिजर्व सब्जेक्ट बनाए गए थे। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में गवर्नर मिनिस्टर के साथ कानून बनाता था और ये जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, एलसी के लिए। लेकिन जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जो अंग्रेजों ने अपने पास रिजर्व करके रखे हुए थे, जिनको ट्रांसफर नहीं किया था, उसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी मिलके कानून बनाते थे और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जो मन में आते वो बना देते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी को डायरकी बोलते थे। लेकिन साइमन कमीशन ने बोला कि भाई ये एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है, इसको हटाओ। साइमन कमीशन रिपोर्ट में बोला कि इसको अबोलिश करो, यानी कि हटा दो। ठीक है। और क्या बोला? और भी बहुत कुछ बोला साइमन कमीशन। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्सटेंड करने की इसने बोली। मैंने बताया ना, देखो ये जो डायरकी थी, डायरकी का मतलब क्या था कि रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में कानून बनाता। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ मिलकर गवर्नर जो भी कानून बना रहा है उसमें उसको कोई जवाब नहीं देना किसी को कि भाई ये मैंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसके पीछे कारण क्या था, इससे क्या होगा, नहीं देना कोई भी जवाब। गवर्नर की मर्जी होगी, वो कानून बना देगा। रिस्पॉन्सिबल नहीं थी प्रोविंस की गवर्नमेंट, है ना। लेकिन 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 साइमन कमीशन ने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाओ। यानी ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो मन में है वो कानून बना दे, ऐसा मत करो। तो फिर क्या करें कि भाई ये जो कानून बनाए ना एग्जीक्यूटिव के साथ भी गवर्नर, तो उसके लिए भी ये इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दो काउंसिल होती है, मैंने स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया जाता था, उनमें अनऑफिशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी बना दी गई थी। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अभी भी अंग्रेजों ने अपनी पकड़ में रखा हुआ था। तो साइमन कमीशन ने यही बोला कि भाई इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पकड़ छोड़ो, इसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाओ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, है ना। ऐसा बोला साइमन कमीशन ने। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल बनाने से फायदा ये होगा कि जो भी इंडियन जो नेता है, इंडियन जो हमारे अंग्रेजों के साथ में विरोध अंग्रेजों का कर रहे हैं, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज है भारत को लेके, जो अंग्रेज भारत का लूट रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनके पास थोड़ा और पावर आ जाएगा। जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा ना, तो लेजिस्लेचर वाले जहाँ पे इंडियन बैठे हैं, जहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी है, वो फिर उस पर सवाल उठा सकेंगे, उसके हर निर्णय पे सवाल उठा सकेंगे। वो कोई भारत को लूटने के लिए कोई काम करना चाहते हैं उसमें वो टांग लगा सकेंगे, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकेंगे अगर वो रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो। और साइमन कमीशन ये बोल रहा है कि भाई देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस भी बढ़ा दो। यानी कि प्रोविंसेज में पहले रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, अब एक्सटेंशन यानी उसको वहां तक भी लेके जाओ, प्रोविंस में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तुम बना दो। ऐसा साइमन कमीशन रिपोर्ट में लिख रहा है। ठीक है। ये रिपोर्ट है, ये कोई कानून नहीं बन रहा है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट जाएगी, उस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जैसा मैंने बताया, फिर उसके बाद में 1935 का एक्ट आएगा, उसमें फाइनल प्रोविजन जो लिखे होंगे वो लागू होंगे, है ना। रिपोर्ट के प्रोविजन तो अभी चर्चा होगी उस पर, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, ये तीसरी चीज बोली उसने। चलो हम साइमन कमीशन के जो बोल रहा है वो लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। तो भाई ये हम चलते हैं ऊपर। ठीक है। ये हम लिखते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन, साइमन कमीशन सेटअप हुआ था 1927 में। ठीक है। और 1930 में इसने रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या क्या बोला? तो भाई पहला नंबर तो बोला क्या बोला कि अबोलिशन ऑफ डायरकी, है ना। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस।
तीसरा क्या बोला तीसरा? ओके। एक तो डायरेक्ट एबोलिशन, एक्सटेंसिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। हाँ, तो देखो भारत में पहले क्या सिस्टम चल रहा था अंग्रेजों के टाइम पे। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे ये हमारा हमारा प्यारा भारत है। नहीं, मुझे रुको, ये ऐसा नहीं होता भारत का नक्शा। ऐसा मान लो ये भारत है, ऊपर तक है, ठीक है, और ऊपर भी है, ये मैंने नीचे नीचे का बनाया। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरे के पूरे भारत में अंग्रेजों का राज था, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों का राज मान लो ये, मैं रेड कर देता हूँ सबको, है ना, ये पूरा भारत हो गया, ठीक है। ये मैंने भारत को कलर कर दिया, ये कलरफुल भारत हमारा, ठीक है। ये लो भैया, थोड़ा सा टाइम देना मेरे को, रंगों से पहचान रहा है आसान, समझ में सब कुछ आ जाएगा, रंग भर दूंगा तो मैं। तो ये पूरा भारत है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में अंग्रेजों का राज चलता था, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं था। कई जगह पे अंग्रेजों का राज नहीं चलता था, जैसे यहाँ पे मान लो बंबई में अंग्रेजों का, ये अंग्रेजों का राज है, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो अंग्रेजों ने राज कर रखा है, अंग्रेजों ने अपना राज यहाँ पे फैला रखा है, ठीक है, भारत में यहाँ पे फैला रखा है, अवध के साइड में फैला रखा है। तो अच्छी खासी जगहों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है ना, लेकिन पूरे भारत में नहीं है। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा है ना। तो इस तरीके से मान लो ये पीला पीला अंग्रेजों का राज है, ठीक है। और बाकी लाल लाल जो है वो वहाँ पे प्रिंसली स्टेट, यानी कि राजा महाराजा वो भी राज कर रहे थे। उनको अंग्रेजों ने क्या स्कीम दी कि भाई तुम हमारा विरोध मत करो, एक तो है ना, और एक तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डील कर ली थी, है ना। तो अगर ये तुम हमारे साथ रिंग फेंस की पॉलिसी होती है ना, वो रिंग फेंस की पॉलिसी और सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी, ये तुम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो उनके साथ अंग्रेजों ने उन राजाओं को पटा लिया था कि तुम हमारा विरोध मत करना, हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, जो भी गुंडे उंडे जो भी होंगे, जो भी डाकू लुटेरे तुम्हारे को लूटने आएंगे, हम तुमको उनसे बचाएंगे। कोई तुम पे हमला करेगा तो हम तुमको उनसे बचाएंगे, लेकिन तुमको हमारा सपोर्ट करना होगा। जब भी हम किसी युद्ध में जाए तो तुम्हें भी हमारा सपोर्ट करना होगा। तो राजे महाराजे मिल गए थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ में। तो अब साइमन कमीशन यही बोल रहा है कि ये राजे महाराजे जो लाल रंग में है और अंग्रेजों के जो स्टेट है जहां पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है जो पीले रंग में है, तो बस साइमन कमीशन ने ये बोला कि भाई ये पीले वाला और प्लस प्लस ये लाल वाला, इनको जोड़ के एक हम बनाएंगे फेडरेशन। फेडरेशन देखो ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट, यानी कि ब्रिटिश इंडिया तो हो गया पीले वाला, ये पीले वाला हो गया ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ हेयर, ये जो पीले रंग का है ये तो है ब्रिटिश इंडिया, और लाल रंग है वो है प्रिंसली स्टेट्स। और इनका एक फेडरेशन बनाने के लिए साइमन कमीशन ने बोला कि भाई ये राजा हमारा सहयोग तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इनके साथ मिलकर एक फेडरेशन बना जाए जिसको दिख के लगे कि हाँ भाई ये इनकी एकता और ज्यादा मजबूत हो गई, ये हमारे साथ और ज्यादा मिल जाएंगे, हमारा सपोर्ट और ज्यादा जोर शोर से करेंगे। तो ऐसा साइमन कमीशन ने इनको सुझाव दिया। ये बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन ये तो अभी रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब बनना नहीं होता, रिपोर्ट का मतलब इसके सुझाव थे ये। तीसरी चीज, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। तीसरी चीज साइमन कमीशन ये बोली कि भाई जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो स्टार्ट किससे हुआ था, कम्युनल इलेक्टोरेट मैंने तुमको बताया था। चौथी चीज है कि कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि धर्म के आधार पे, है ना, आरक्षण देना, उसको बोला कि भाई इसको कंटिन्यू रखो। हमने पहले पढ़ चुके थे कि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा कम्युनल इलेक्टोरेट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें मुसलमानों को सबसे पहले धर्म के आधार पे जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। उसके बाद में तभी मिंटो को जो है कम्युनल इलेक्टोरेट का बाप यानी कि जनक यानी कि फादर कहा जाता है। 1919 में इसको और एक्सटेंड किया गया, सिक्स को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिया गया, यूरोपियंस को दे दिया गया, इन सबको और बढ़ा दिया गया इस कम्युनल इलेक्टोरेट को। और अब साइमन कमीशन आ रहा है 1919 के एक्ट की ही वो करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, उसके एनालिसिस करने के लिए, क्या वो एक्ट सही था, उसमें जो प्रोविजन बनाया वो सही थे, सही से काम कर रहे थे। तो अब साइमन कमीशन में जॉन साइमन बोल रहा है कि भाई ये कम्युनल इलेक्टोरेट एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसको आगे भी चलाए रखो, ऐसी उसने रिपोर्ट में अपने सुझाव दिया है, ठीक है, ओके। और देखते हैं, टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो क्या बोल रहे हैं ये कि इसी रिपोर्ट पे, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर विचार करने के लिए, जो मैंने क्लास के स्टार्ट में समझाया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उनमें किन किन को बुलाया गया? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटेन में अंग्रेजों की सरकार थी,
उसके रिप्रेजेंटेटिव वहीं से आए चल के, ठीक है। दूसरे ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैंने बताया था कि सारे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, कुछ क्षेत्र पे अंग्रेजों का कब्जा था, कुछ क्षेत्र पे प्रिंसली स्टेट का था। तो जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था वहां के रिप्रेजेंटेटिव आए, यानी वो अंग्रेजों के आदमी थे। तीसरे कौन आए? इंडियन प्रिंसली स्टेट। इनके बारे में मैंने बताया, जो लाल रंग में दिख रहा है, यानी कि भारत में अंग्रेजों के प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट, दो ही तरीके की चीजें होती थी। तो प्रिंसली स्टेट के लोग भी आए, ये भी अंग्रेजों के साथ में दोस्ती यारी में थे, ठीक है। ये दोस्ती हम नहीं भूलेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम था प्रिंसली स्टेट का अंग्रेजों के साथ में, तो वो भी गए। तो यानी कि लगभग जो भी आदमी भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए वो सभी अंग्रेजों की तरफ से बोलने वाले ही हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे, जैसे महात्मा गांधी, ये लोग भी पहुंच गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गई थी, आईएनसी नहीं गई थी। तो वो ऐसा लग रहा था कि बिन दूल्हे की बारात हो, ऐसा उसके लिए कहा जाता है। जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि भाई कांग्रेस को ही नहीं बुलाया तुमने, तो मतलब फिर किससे बात करेंगे। तो फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को न्योता दिया गया, गांधी जी आए, जहाज में बैठ के आए, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जो भी गांधी जी बात करना चाहते थे तो वो गांधी जी वापस चले गए, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बिना कांग्रेस के हुई। तो मेनली जो भी आदमी थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो अंग्रेजों की तरफ से बोलने वाले थे, अंग्रेजों के साथ दुम हिलाने वाले लोग थे। कुछ एक लोग थे जिन्होंने अपनी तरफ से अपनी बात रखी, जो कि अंग्रेजों की दुम नहीं हिलाते थे, वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को मानते थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने एसटी एससी लोगों के इंटरेस्ट को आगे ले जाने का प्रयास किया वहां पे। और गांधी जी की अम्बेडकर की वहां पे झड़प भी हो गई थी कुछ, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखना, यहाँ नहीं देखेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब लगभग थोड़े बहुत आदमियों को छोड़ दें तो बाकी सभी अंग्रेजों के लिए दुम हिलाने वाले थे। तो वो एक तरीके की नाम मात्र की कॉन्फ्रेंस थी, ज्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन हुआ, बोल रहे तो बहुत ऐसे क्या क्या डिस्कशन हुआ, थे कौन वहां पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग, ब्रिटिश इंडिया यानी कि जहां पे अंग्रेजी बैठे हैं वो लोग, और भाई प्रिंसली स्टेट के लोग, प्रिंसली स्टेट जो अंग्रेजों की दोस्त है उनके लोग, मतलब अंग्रेजों के ही दोस्त बैठे सब भाई। तो डिस्कशन उनके पक्ष में तो करेंगे ना। तो डिस्कशन के बेस पे एक व्हाइट पेपर निकाला गया, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। नाम देखो कितना बड़ा है, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। और भैया ओहो, नाम सुन के तो ऐसा लगा पता क्या है भाई, क्या है, पर है कुछ नहीं। व्हाइट पेपर कुछ नहीं, वो जो एक पेपर पे लिख दिया उन्होंने कि ये सुझाव सबने दिए हैं, तो हम ये सुझाव को इनकॉर्पोरेट करने का एक प्रपोजल निकालते हैं। अब इसका नाम क्या दे, तो भाई ये व्हाइट पेपर है, तो चलो ऐसे बोल देते हैं इसको, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये हमने निकाल दिया। तो व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किससे निकला? ये निकला, किससे निकला भाई? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। ओके, बिजली चली गई है। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म निकला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, और was prepared and submitted for the consideration of the joint select committee of the British Parliament। मतलब यहीं से ये देखो यार, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई भाई, थोड़ा सा समझ लो, क्यों बोलेगा भाई बताए जा रहे हो कुछ समझा रहे नहीं हो, समझा देता हूं मैं, है ना। 1919 का एक्ट आया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, GOI एक्ट, और 1919 आया। इसको रिव्यू एनालिसिस करने के लिए साइमन कमीशन आया, ठीक है। साइमन कमीशन आया 1927 में, साइमन कमीशन आया, और 1930 में इसने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को एनालिसिस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 हुई, कितनी हुई? 3, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारे विचार विमर्श क्या कौन कौन शामिल हुए थे यहाँ पे? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश BG लिख दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग शामिल हुए, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए, और प्रिंसली स्टेट जो थे राजा महाराजा उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निकाला गया व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये नाम दिया गया उसको, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कुछ नहीं है भाई, ये बड़ा नाम, और कुछ नहीं कि इस बैठक में क्या क्या बातें की, किसने क्या सुझाव दिए, वो सारे कागज पे लिख दिया, उसको नाम दे दिया भारी सा, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ताकि डर जाए जो भी पॉलिटी पढ़े वो डर जाए, लेकिन डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया, ये भाई सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया, सेलेक्ट कमेटी, अब कमेटी की स्पेलिंग जो भी देख लेना, ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी होती है, हमारी पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटी होती है, कमेटी कुछ नहीं होती। ये देखो, ये जो MP ये चुन के जाते हैं ना, ये बड़े बड़े मच्छर मारते रहते हैं, ठीक है। तो अब मच्छर नहीं मारे और इनका मन लगा रहे और थोड़ा काम भी करे, क्योंकि भाई जनता ने चुन के भेजा तो काम तो करो, तो इनको अलग अलग कमेटियों में बिठा दिया जाता है कि भाई ये वाली कमेटी तो ये काम करेगी, ये वाली कमेटी ये काम करेगी, ये वाली कमेटी ये काम करेगी। तो उन्हीं में से एक कमेटी को उठाया, उसका नाम था सेलेक्ट कमेटी और ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसको ये पकड़ाया व्हाइट पेपर कि भाई ये व्हाइट पेपर तुम पकड़ो और इस पर दिमाग लगाओ बैठ के कि इसका कानून कैसे बनाना है। तो उन सबको बैठा दिया गया और बैठ के दिमाग लगाने लगे, सोच लगा हाँ भाई कैसे कानून बनाना है, कैसे कानून बनाना है। और उन्होंने बहुत सोचा और सोच के एक कानून बना दिया, जिसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी वो व्हाइट पेपर गया, व्हाइट पेपर कमेटी के पास गया, कमेटी ने उसमें बहुत दिमाग लगा के रिकमेंडेशन थोड़े दिए और उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। चाहे साइमन कमीशन की रिपोर्ट हो,
चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निकले हुए निष्कर्ष हो, चाहे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, चाहे सिलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन हो, इनमें कुछ भी लिख दो, वो नहीं माना जाएगा। लास्ट में माना वो जाएगा जो कानून संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के निकलेगा, वो उसमें जो लिखा हुआ वो माना जाएगा। और वो कानून कौन सा निकला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935। और इसमें क्या क्या लिखा हुआ था वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कम्युनल अवार्ड, ये एक टांग लगा दी थी भाई। ये बीच में कांड कर दिया था किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है साहब? ये है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी और मैंने बताया कि गांधी जी की और अंबेडकर की झड़प हो गई थी, झड़प मतलब थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। किस बात पे कहां सुनी होगी, थोड़ा सा मैं ले लेता हूं उसको, बाकी डिटेल में तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे। मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं चालू करूंगा तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा ये मैं। उसमें देखो क्या हुआ, गांधी जी, ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम सारा चल रहा था, इससे बहुत लोगों को परेशानी थी कि यार ये तो मतलब अंग्रेज हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अलग धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं ना, अलग अलग जो है नेशनलिटी के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं कि यूरोपियंस को अलग आरक्षण है, क्रिश्चियन को अलग आरक्षण है, मुसलमानों को अलग आरक्षण। भाई ये सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, गांधी जी को भी अच्छा नहीं लगता था। अब अंग्रेज ये भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे वहां पे कि भाई ये जो हमारे SC ST के भाई बहन हैं, इनको भी अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में, इनको भी अलग से इनका भी आरक्षण दो। तो गांधी जी की समस्या इस बात से ये थी कि भाई ये हिंदुओं में आते हैं, SC ST के लोग भी हिंदू है, अगर इनको भी इन मुसलमानों की तरह, क्योंकि वो सब तो अलग धर्म के थे, तो उनको दे दिया तो चलो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हिंदू धर्म में भी अलग दे दोगे तो भाई हिंदू धर्म टूट जाएगा, फिर दो भागों में बट जाएगा। तो गांधी जैसा नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन अंबेडकर साहब बोल रहे कि नहीं साहब देना पड़ेगा। तो वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़ी सी क्या हो गई, तू मैं हो गई वहां पे, ठीक है। अब अंबेडकर जी ने बोला भाई वहां जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि भाई ऐसा तो करना ही पड़ेगा तुमको, है ना, कि अंबेडकर उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे SC ST वाले सारे समाज के। तो ये यहाँ का जो राष्ट्र प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड, इसने देख लिया कि भाई ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इस बात पे तू मैं हो रही है, तो हम इनको और तोड़ सकते हैं, है ना, और तोड़ सकते हैं। तो उसने दिमाग लगाया, उसने बोला कि भाई चलो मैं देता हूँ, गांधी जी कुछ भी बोलो मैं देता हूँ तुमको, है ना। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड निकाल दिया, कम्युनल सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड इसको बोलते हैं हिंदी में, कम्युनल अवार्ड उसने बीच में निकाल दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। और उसने बोला कि भाई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, अनाउंस्ड ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड, यानी माइनॉरिटी जो है उनके रिप्रेजेंटेशन की एक स्कीम दी, उसको कम्युनल अवार्ड बोला गया। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, मतलब जो पहले जिनको दिया था अलग से इलेक्टोरेट वो तो थे ही थे उस अवार्ड में, उसके साथ में एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लास शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट को भी बढ़ा दिया, यानी कि वो मुसलमानों को मिलता था भाई पहले, ठीक है 1919 के एक्ट में मुसलमानों को तुमने देना स्टार्ट किया, 1909 के एक्ट में मुसलमानों से शुरुआत की, 1919 के एक्ट में तुमने सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियंस को, सबको दे दिया। लेकिन अब भाई वो डिप्रेस्ड क्लास जो हिंदुओं में SC ST के लोग हैं उनको देने के लिए तैयार हो गए कि इनको भी मिलेगा। अब भाई देखो गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लास एंड अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन यरवड़ा जेल पुणे टू गेट अवार्ड मॉडिफाइड। गांधी जी को भाई समस्या हो गई, भाई ये क्या बात हुई, मतलब तुम पहले दूसरों को दे रहे थे, ठीक है वो तो दूसरे धर्म के थे, लेकिन ये तो SC ST वाले तो हमारे हिंदू धर्म के हैं, और अगर तुम इनको हमसे अलग कुछ दे रहे हो, अलग इलेक्टोरेट दे रहे हो, तो इनके दिमाग में तो ये हो जाएगी ना कि हम हिंदुओं से अलग है, तो ये तो तुम हिंदू धर्म को तोड़ना चाहते हो अंग्रेजों, ऐसा नहीं होगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। गांधी जी भाई कुछ भी बात हो, गांधी जी मरने को तैयार होते, मैं मत मरूंगा, कुछ भी बात होगी मैं तो मरूंगा, है ना। तो यहाँ पे वही किया गांधी जी ने, यरवड़ा जेल में पूना में जाके बोले मैं तो मरूंगा, मैं तो रोटी नहीं खाऊं भाई, मैं तो रोटी का हाथ ही लगाऊं भाई, मैं तो मरूंगा भाई, कर लो तुमको करना जो, मैं तो मरूंगा। गांधी जी ऐसे करने लगे। अब भाई ये तो टेंशन हो गई, है ना। लास्ट में जब गांधी जी की तबीयत खराब हो गई तो भाई गांधी जी के जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो अंबेडकर जी के पास गए कि भाई देखो अब बूढ़े आदमी है, मर जाएंगे, भी गड़बड़ हो जाएगी, तो चलो बातचीत कर लो। तो अंबेडकर जी गांधी जी के पास गए। एट लास्ट फिर क्या बात हुई, एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस। कांग्रेस के लिए, क्योंकि गांधी जी जेल में थे, गांधी जी ने नहीं किया था ये एग्रीमेंट, जो पूना पैक्ट बोलते हैं, इस एग्रीमेंट को पूना पैक्ट बोलते हैं, पूना पैक्ट, है ना। अभी मैं चार्ट बना के भी समझाऊंगा। तो पूना पैक्ट गांधी जी ने नहीं किया था, गांधी जी तो बोले मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा मरूंगा मरूंगा। तो फिर अंबेडकर जी बात करने के लिए गए, गांधी जी के अंबेडकर जी की जेल में बात हुई, और फिर गांधी जी की ओर से किसी और ने अंबेडकर जी के साथ में ये एग्रीमेंट शामिल किया, पूना पैक्ट जिसको बोलते हैं, कि भाई जो ये अंग्रेज करना चाहते हैं, गांधी जी क्या बोले कि इनको आप अलग से रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो SC ST कम्युनिटी को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, ये हिंदुओं से अलग दिखाना चाहते हैं, इनको तोड़ना चाहते हैं। तो एक काम करो, ये कम्युनल अवार्ड को तो छोड़ दो, इसको तो मत देखो, ये जो ये इसके प्रधानमंत्री ने, अंग्रेजों के प्रधानमंत्री ने जो गेम खेला है ना, इसको तो छोड़ो, और एक काम करो, आप जो
हिंदुओं की पूरी सीट होगी ना, उसी में से हम SC ST वालों के लिए अलग से उसी में से आपको एक बोल देंगे कि ये इनकी है, ये इनको मिलेगी। अलग से इनको हिंदुओं से अलग मत बनाओ, बल्कि हिंदू वाली में इनको एक पार्ट हम दे देंगे, जैसे भाई भाई बैठ के सब खा लेंगे, तो ये दिक्कत खत्म हो जाए। तो ये पूना पैक्ट के रूप में मशहूर हुआ। रिटेन द हिंदूज जॉइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लासेस। डिप्रेस क्लासों को रिजर्व कर दी सीट कि भाई ये सीट डिप्रेस क्लास वाले ही यहाँ पे हिंदुओं की ओर से खड़े होंगे, बाकी सारी हिंदुओं की सीट में से ही। तो आज भी ये सिस्टम चलता है, ये आया था पूना पैक्ट से सिस्टम, और आज भी ये चलता है कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व होती है सीट। आपने भी सुना होगा कि सरपंच की सीट कभी किसी गांव में SC ST के लिए रिजर्व होती है, तो वहां पे SC ST का आदमी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसको वोट सब लोग देते हैं, उसको जनरल कास्ट के लोग भी वोट देते हैं, उसको हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी वोट देते हैं। लेकिन वो अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि SC ST का खड़ा होगा और वोट भी उसको SC ST देंगे, यानी उसके टुकड़े कर दिए कि भाई SC ST वाले अलग हो गए, बाकी हिंदू अलग हो गए। लेकिन गांधी जी ने इस पे पानी फेर दिया, क्योंकि गांधी जी बोले मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा। अंग्रेजों को भी टेंशन थी, भाई गांधी जी मर जाएंगे तो बिना मतलब में झंझट हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी नेता तो थे उस टाइम पे, तो कि विद्रोह वाद्रोह हो जाएगा बिना मतलब में। और कोई 1857 की क्रांति के बाद वो चाहते थे कि भाई कोई विद्रोह नहीं हो, कोई विरोध नहीं हो, तो वो भी बोले ठीक है। तो इन्होंने आपस में जब समझौता कर लिया, अंबेडकर जी क्योंकि उनके सारे SC ST वालों के लीडर थे और गांधी जी इधर कांग्रेस की ओर से बात कर रहे थे, तो इन्होंने आपस में समझौता करके पूना पैक्ट में हामी भर दी। तो उसने भी कहा, प्रधानमंत्री ने भी बोला ठीक है भाई, मैं मेरा कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई कर देता हूं और तुम चाह रहे हो वैसा कर देता हूं कि अलग से नहीं, उनको हिंदू वाली सीट में उनके लिए भी रिजर्व सीट कर देंगे। ठीक है, ओके बाय टाटा, ये हो गया काम। तो भाई ये हो गया अपना कम्युनल अवार्ड, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भाई अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्ट अकेला ही पढ़ना पड़ेगा हमको, और लाइट भी चली गई है, गर्मी हो रही थोड़ी सी, तो आ जाती है लाइट, उसके बाद वीडियो बनाऊंगा मैं, या फिर कल हम पढ़ेंगे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो अभी मैं कम्युनल अवार्ड की बात समझा देता हूँ कि क्या था सिस्टम कम्युनल अवार्ड का। कि 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने, है ना, रेमजे मैकडोनाल्ड RM, ठीक है, नाम याद रखना वैसे इसका फुल फॉर्म, इसने कम्युनल अवार्ड दिया, कम्युनल अवार्ड दिया, और इसको बोला कि भाई देखो ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्रेस्ड क्लास जो कि हिंदुओं में आते हैं, देखो ये पूरे हिंदू हैं, इसमें डिप्रेस्ड क्लास भी है, ठीक है। मैं तुम्हारे को रीजनिंग वाले सिस्टम से बताता हूँ कि ये पूरे हिंदू हैं, इसी में ये डिप्रेस्ड क्लास भी DC। तो ये अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि भाई इनको हम अलग से कम्युनल अवार्ड में अलग से इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि डिप्रेस क्लास का कोई भी आदमी खड़ा होगा तो उसको सिर्फ डिप्रेस क्लास के लोग ही वोट देंगे, बाकी हिंदू इसको वोट नहीं देंगे। यानी हिंदुओं के बीच में एक दीवार बना दी, दीवार दिख रही है तुमको, कितनी बड़ी दीवार है भाई, बहुत बड़ी है। डिप्रेस क्लास को सिर्फ डिप्रेस क्लास देगा, बाकी हिंदू अलग कर देंगे। तो ये भाई अगर एक बार अलग हो जाते तो आगे चलते चलते तो डिप्रेस क्लास हिंदू धर्म से अलग हो जाते। तो गांधी जी ने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो गांधी जी बोले मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, तो मरूंगा मरूंगा मरूंगा। गांधी जी जब करने लग गए तो फिर भाई अंबेडकर जी को बुलाया गया कि भाई जाओ गांधी जी से मिलो, गांधी जी मरे मरे कर रहे हैं। तो अंबेडकर जी गए, और अंबेडकर जी जाने के बाद में 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया। 1932 में ही किया गया था शायद, डेट कंफर्म कर लेना, ठीक है। पूना पैक्ट साइन किया गया, पूना पैक्ट साइन किया गया। इसमें बोला गया कि भाई देखो ये वाला सिस्टम मत करो कि डिप्रेस क्लास को डिप्रेस क्लास ही वोट दे। एक काम करते हैं हम ये करते हैं कि बहुत सारी जो हिंदुओं की सीट है, ये हिंदुओं की सीट है पूरी, है ना, मान लो ये पूरी हिंदुओं की सीट है, ठीक है, ये हिंदुओं की सीट है, ये पूरी हिंदू धर्म आता ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी में से कुछ सीटों को रैंडम बेसिस पे, जैसे ये वाली सीट हो गई, 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 ये डिप्रेस क्लास के लिए हम रिजर्व कर देंगे, रिजर्व, है ना। यानी जितनी सीट अंग्रेजों का प्रधानमंत्री देने वाला था उससे ज्यादा सीट दिलाई गांधी जी ने, लेकिन बोला कि अलग से मत करो, रिजर्व कर देंगे, वोट इनको सब देंगे, सब। ऐसा नहीं कि डिप्रेस क्लास को डिप्रेस क्लास वोट देगा, सारे हिंदू वोट देंगे, अलग मत करो, बस सीट ज्यादा ले लो, चाहे अलग नहीं करना, हिंदू धर्म में रखना है इनको, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में ये रह गए, और फिर ये सीट रिजर्व कर दी, और पूना पैक्ट हो गया, और पूना पैक्ट होने से कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई कर दिया गया, और ये पूना पैक्ट में जो बातचीत हुई थी इन दोनों की उसको मान लिया गया, और इस तरीके से टुकड़े होने से बच गए। हालांकि कई ताकतें हैं जो आज भी टुकड़े करना चाहती है, बच के हमें रहना चाहिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय टाटा सी यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, थैंक यू वेरी मच। मेरा कैमरा बंद हो गया, अरे।